द डीप डाइव की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आम लेख या अखबार की सतही खबर नहीं है। ये एकदम सीधे कैलकाटा हाई कोर्ट के रिकॉर्ड से निकला हुआ एक लंबा और काफी पेचीदा कानूनी दस्तावेज है। बिल्कुल। और ऐसे दस्तावेज अक्सर बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, इसका कानूनी नंबर है FMA 1693 ऑफ 2019 और इस पर 12 दिसंबर 2019 की मोहर लगी है। और ये पूरा मामला ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जैसी एक विशाल कॉरपोरेट संस्था और एक आम विधवा श्रीमती शिफाली खान के बीच लड़ी गई एक लंबी लड़ाई का कच्चा चिट्ठा है। सही कहा आपने। तो इस चर्चा का हमारा मकसद उस ठंडी कानूनी भाषा और इन सख्त दस्तावेजों के पीछे छिपी उस इंसानी कहानी को बाहर निकालना है, जहां एक परिवार ने लगभग 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक अपने हक के लिए एक असमान संघर्ष किया। हम आज बारीकी से समझेंगे कि कंपैशनेट ग्राउंड्स यानी अनुकंपा के आधार पर नौकरी और आर्थिक मुआवजे के नियम आखिर कैसे काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक बड़ी संस्था अपने ही नियमों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है, तो कानून आखिर बीच बचाव कैसे करता है? एग्जैक्टली। देखिए, अक्सर कानूनी दस्तावेज पढ़ने में थोड़े नीरस और अटपटे लग सकते हैं, लेकिन इस केस की जो टाइमलाइन और उतार चढ़ाव है वो सच में किसी सनसनी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये दस्तावेज सिर्फ एक कोर्ट का आदेश या कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक आईना है जो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव पेश करता है। दो अलग दुनियाएं, मतलब एक तरफ कानून और दूसरी तरफ आम इंसान। हाँ, लगभग वैसा ही। एक तरफ है देश का मूल कानून, कल्याणकारी नियम और एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी का वो अंधा दलदल जहां एक आम इंसान की सारी उम्मीदें बरसों तक अटकी रह सकती हैं। वो ब्यूरोक्रेसी जो पेपर फाइल्स के आगे कुछ नहीं देखते। बिल्कुल। जब हम इस केस की पूरी टाइमलाइन पर गौर करते हैं तो बहुत साफ तौर पे समझ आता है कि कानूनी किताबों में लिखे गए आदर्श नियमों और जमीन पर एक मजबूर इंसान की आर्थिक स्थिति के बीच कितना बड़ा और भयावह फासला हो सकता है। ये फैसला दिखाता है कि सिस्टम कितना निर्दयी हो सकता है, लेकिन साथ ही कानून की आखिरी ताकत का भी एहसास कराता है। तो इस पूरी कहानी और टकराव की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है साल 1997 में। ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, जो कि कोयला निकालने वाली एक बड़ी सरकारी संस्था है, वहां एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। हाँ। और काम के दौरान ही अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कानूनी शब्दों में इस दुखदाई घटना को डाइड इन हार्डनेस कहा जाता है। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डाइड इन हार्डनेस। अब उस परिवार के बारे में कल्पना कीजिए, जो लोग सुन रहे हैं वो भी सोच सकते हैं। एक आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार जिसके सर पर अचानक दुख और आर्थिक संकट का बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। घर का अकेला कमाने वाला और मुख्य सदस्य अचानक दुनिया छोड़कर चला गया। ये किसी भी परिवार के लिए सबसे बुरी स्थिति होती है। वही तो। ऐसे में अगले ही साल यानी 1998 में मृतक के दामाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, ताकि उस बिखरे हुए परिवार का किसी तरह गुजारा चल सके। लेकिन यहाँ कंपनी का अधिकारी इस आवेदन को सीधे तौर पर खारिज कर देते हैं। और वहां से शुरू होता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। दामाद का आवेदन खारिज होने के बाद अचानक से कानूनी पन्नों पर एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा? हाँ, ये सन्नाटा कोई 1 या 2 साल का नहीं था, बल्कि पूरे 20 साल लंबा था। बाप रे, 20 साल? अगर इस घटनाक्रम को हम उस विधवा श्रीमती शिफाली खान और उनके परिवार की नज़र से देखें, तो आमतौर पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का मूल उद्देश्य ही यही होता है कि मृतक के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता और एक सहारा दिया जा सके, ताकि वो परिवार गरीबी के दलदल में ना गिरे। में जब आवेदन रद्द हुआ तो शायद कानूनी दावपेंच की जानकारी ना होने के कारण या ईस्टर्न कोलफील्ड्स जैसी बड़ी संस्था से लड़ने की हिम्मत और पैसे ना होने के कारण उस परिवार ने अपने कदम पीछे खींच लिए होंगे। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। 20 साल का गैप बहुत बड़ा होता है। एक तरफ तो परिवार की आर्थिक हालत खराब होगी और दूसरी तरफ 20 साल तक लगातार खामोशी, और फिर अचानक 20 साल बाद 2017 में मृतक की बेटी नौकरी के लिए एक नया आवेदन डाल देती है। अचानक से इतने सालों बाद नया आवेदन क्यों, और उसका नतीजा क्या निकला? देखिए, उस नए आवेदन के पीछे की असल वजह तो परिवार की लगातार चलती आ रही मजबूरियां ही रही होंगी।
उन्हें शायद लगा होगा कि आर्थिक स्थिति अब पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है और दोबारा कोशिश करनी ही पड़ेगी। जब कोई रास्ता नहीं बचता। सही कहा। लेकिन कॉर्पोरेट मशीनरी उस आवेदन को भी उसी रुखेपन से देखती है। 2017 में बेटी के उस आवेदन को भी कंपनी के अधिकारी रद्द कर देते हैं। उनका वही पुराना रवैया बरकरार रहता है कि आप कानूनी नियमों के इस विशेष दायरे में फिट नहीं बैठते, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिल सकती। और इस दूसरी बार आवेदन खारिज होने के बाद ही शायद उस परिवार को समझ में आया कि नौकरी मांगना एक बंद दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो क्या? मृतक की पत्नी यानी विधवा शेफाली खान अब खुद आगे आती हैं, लेकिन इस बार वो अनुकंपा पर नौकरी की मांग नहीं करती, बल्कि कानून के एक दूसरे पहलू का इस्तेमाल करती हैं। वो नौकरी के बदले आर्थिक मुआवजा यानी मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन की मांग रखती हैं। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई क्लेम सालों बाद आता है तो कंपनियां अपने नियम किताबों के पुराने पन्ने पलटने लगती हैं। मुझे लगता है ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने भी तुरंत अपना बचाव शुरू कर दिया होगा। सही कहा जाता है कि कॉर्पोरेट कानून अक्सर इंसानियत से ज्यादा बैलेंस शीट को देखता है। यही वो नाजुक बिंदु है जहां से इस केस की मुख्य कानूनी बहस और दोनों पक्षों के तर्क शुरू होते हैं। इस पूरे मुद्दे को और अदालत में दी गई दलीलों को समझने के लिए हमें उस वक्त के नेशनल कोल वेज अग्रीमेंट 6 को थोड़ा ठीक से समझना होगा, जिसे NCWA 6 भी कहा जाता है। राइट। ये एक तरह का मास्टर अग्रीमेंट है जो कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के हक और एम्प्लॉयर के फर्ज तय करता है। इस नियमावली का एक बेहद खास हिस्सा था क्लॉज 9.5। क्लॉज 9.5 उसमें क्या था? इस शर्त के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के वक्त उसकी आश्रित महिला की उम्र 45 वर्ष से अधिक है तो उस आश्रित महिला को अनुकंपा के आधार पर किसी भी हालत में नौकरी नहीं दी जाएगी। अच्छा, उम्र की वजह से नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, उसे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मुआवजा यानी मंथली मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन ही मिलेगा। एक छोटी सी बात यहाँ समझ नहीं आ रही मुझे। अगर नेशनल कोल वेज अग्रीमेंट का क्लॉज 9.5 इतना साफ और स्पष्ट था कि 45 साल से ऊपर की उम्र होने पर पत्नी को सिर्फ मुआवजा ही बनता है, तो कंपनी को तो ये बात 1997 में ही मालूम होगी ना? बिल्कुल मालूम होगी। तो जब मृत्यु हुई तो मृतक की पत्नी की उम्र तो रिकॉर्ड में दर्ज ही होगी, तो फिर कंपनी ने 1997 में खुद आगे आकर वो मुआवजा शुरू क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने चुप्पी क्यों साधी? और अब कोर्ट में आकर इतनी लंबी बहस आखिर किस बात पर की जा रही थी? यही वो कानूनी दावपेच है जिससे अदालत ने बाद में बहुत कड़ी फटकार लगाई। कंपनी ने नियम के दूसरे पहलू को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो कैसे? उनका तर्क था, और इस पर ध्यान देना जरूरी है, कि विधवा ने 1997 में अपने पति की मृत्यु के तुरंत बाद कभी भी आर्थिक मुआवजे के लिए आवेदन दिया ही नहीं था। कंपनी का कहना था कि पहले दामाद ने नौकरी मांगी, फिर 2017 में बेटी ने नौकरी मांगी, लेकिन विधवा ने मॉनेटरी कंपनसेशन का फॉर्म भरा ही नहीं। अच्छा, यानी फॉर्म नहीं भरा तो अधिकार खत्म। वही एम्प्लॉयर का कानूनी दाव था। उन्होंने कहा कि ये डिले एंड लाचेस है, यानी आवेदन में देरी हो चुकी है। 20 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है और अब इस देरी के चलते उनका मुआवजे का क्लेम बिल्कुल खारिज हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट बनकर थोड़ा कंपनी के नजरिए से सोचूं, तो बिजनेस और कानूनी लिमिट्स के हिसाब से उनका ये पॉइंट टेक्निकल ग्राउंड पर शायद थोड़ा लॉजिकल लग सकता है। कंपनियों के नजरिए से देखें तो दुनिया की कोई भी कंपनी 20 साल पुराने सोते हुए क्लेम को अचानक आगे आकर पूरे बकाये के साथ क्यों देना चाहेगी? उन्होंने सोचा होगा कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। ये बात तो सही है, लेकिन कोर्ट में तो शायद कंपनी ने अपने बचाव के लिए कोई प्लान बी भी रखा होगा। बिल्कुल। कंपनी जानती थी कि कोर्ट पूरी तरह से उनके इस टेक्निकल ग्राउंड को शायद ना माने, तो उन्होंने एक बैकअप तर्क पेश किया। उन्होंने अदालत में कहा कि चलिए, अगर आपका आदेश है कि मुआवजा देना ही पड़ेगा, तो कानूनन उस मुआवजे का हिसाब उस दिन से होना चाहिए जब विधवा ने 2017 में पहली बार इसके लिए आवेदन किया था, न कि 1997 से। एग्जैक्टली। पति की मृत्यु जो कि 1997 में हुई थी, उस दिन से नहीं। यानी 1997 से लेकर 2017 तक के पूरे 20 सालों का कोई पैसा नहीं देना चाहते थे वो। ये तो कंपनी की तरफ से एक बेहद चतुर आर्थिक बचत थी। हाँ, पूरी तरह से पैसे बचाने की कोशिश। सोच कर देखिए, एक विधवा जो 20 साल तक बिना अपने पति की कमाई के स्ट्रगल कर रही थी, कंपनी ने टेक्निकल पेपरवर्क का बहाना बनाकर उन 20 सालों के संघर्ष को पेपर पर जीरो साबित करने की कोशिश की। उनका तर्क था कि क्योंकि हमने तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए तुम्हारे हक भी रिजेक्ट हो गए। लेकिन शुक्र है
कैलकाटा हाई कोर्ट का नजरिया इस कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी से कहीं ज्यादा गहरा था। और अदालत ने इस पर जो कानूनी टिप्पणी की वो सच में इस पूरे दस्तावेज का सबसे मजबूत और सटीक हिस्सा है। अदालत ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि नौकरी के अधिकार से इनकार करने का मतलब अपने आप आर्थिक मुआवजे से इनकार करना नहीं है। सही बात है। इस फैसले में अदालत ने एक विशेष कानूनी शब्द का इस्तेमाल किया है, इप्सो फैक्टो। आम बोलचाल की भाषा में इसका मतलब होता है किसी तथ्य या घटना के परिणाम स्वरूप अपने आप। इप्सो फैक्टो। तो कोर्ट का बहुत स्पष्ट कहना था कि अगर आपने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया, चाहे वो दामाद को हो या बेटी को, तो इसका इप्सो फैक्टो यानी अपने आप ये मतलब नहीं निकलता कि उस परिवार का आर्थिक मुआवजा पाने का अधिकार भी अचानक खत्म हो गया। ये इप्सो फैक्टो वाला कानूनी कॉन्सेप्ट सुनने में किसी लैटिन मंत्र जैसा जरूर लगता है, पर इसका असल मायना बहुत सीधा है। इसको अगर आम भाषा में समझें तो क्या इसका कोई आसान उदाहरण हो सकता है ताकि ठीक से समझ आ जाए? ऐसे समझिए, जैसे कोई व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी पूरी तरह डैमेज हुई कार का क्लेम लेने जाता है और कहता है कि मुझे नई कार दे दो। ठीक है। कंपनी कहती है कि हमारी पॉलिसी में नई कार देने का नियम नहीं है, इसलिए हम आवेदन रद्द करते हैं। लेकिन इस आवेदन के रद्द होने का इप्सो फैक्टो यानी अपने आप ये मतलब तो नहीं हो जाता ना कि रिपेयर के लिए जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो अधिकार भी खत्म हो गया। अरे हाँ, नई कार नहीं तो रिपेयर का पैसा तो बनता ही है। बिल्कुल। अगर नियम मुआवजा देने का है तो नई कार का आवेदन खारिज होने के बावजूद कंपनी को खुद आगे आकर रिपेयर का पैसा देना चाहिए। वही अदालत ने यहां कहा, एक अधिकारी द्वारा एक एप्लीकेशन पर रिजेक्टेड का थप्पा लगने से बाकी कानूनी अधिकार नष्ट नहीं हो जाते। ये सच में बहुत जबरदस्त और आसान उदाहरण है। दस्तावेज पढ़ते हुए एक और बेहद दिलचस्प चीज पर मेरी नजर आकर अटक गई थी। अदालत ने कानूनी आदेश देते हुए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को लगातार एक मॉडल एम्प्लॉयर यानी एक आदर्श नियोक्ता का दर्जा याद दिलाया है। हाँ, अदालत ने मॉडल एम्प्लॉयर की बात बार बार कही है। अब आमतौर पर कॉरपोरेट दुनिया में मॉडल एम्प्लॉयर एक पीआर बज़वर्ड बनकर रह गया है, लेकिन कानून की नज़र में एक कोल माइनिंग कंपनी जैसे बड़े एम्प्लॉयर का आदर्श होने का असल मतलब क्या होता है? देखिए, कानून की नज़र में मॉडल एम्प्लॉयर का मुख्य उद्देश्य सिर्फ क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाना नहीं होता, खास करके सरकार से जुड़ी बड़ी कंपनियों के मामले में। अदालत का मानना है कि एक आदर्श नियोक्ता का फर्ज है एक कल्याणकारी भूमिका निभाना, यानी उनकी वेलबींग का ध्यान रखना। सही कहा। इन कोल खदानों में काम करने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या आर्थिक मुआवजे जैसी योजनाएं इसीलिए ही बनाई जाती हैं ताकि किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु से दुख में डूबा उसका परिवार रातों रात गरीबी के दलदल में धंस ना जाए। ये तो उनका हक है। और इसी मॉडल एम्प्लॉयर की भूमिका को समझाते हुए कोर्ट ने एक ऐसा आर्थिक तथ्य सामने रखा जो इस केस का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है, एक ऐसी सच्चाई जिसने कंपनी के बचाव को बिल्कुल खोखला कर दिया। ऐसा कैसा आर्थिक तथ्य जिसने कंपनी की पूरी लीगल टीम की हवा निकाल दी? कोर्ट ने ध्यान आकर्षित किया कि अगर उस समय यानी 1998 में ही परिवार के किसी सदस्य जैसे दामाद को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाती तो कंपनी को उन्हें अगले 20 सालों तक पूरी तनख्वाह, पीएफ, पेंशन, मेडिकल और बाकी सारे फायदे लगातार देने पड़ते। ओह! अगर उस 20 साल की नौकरी का पूरा खर्चा जोड़ा जाए तो उस स्थिति में कंपनी पर आने वाला आर्थिक बोझ इस 20 साल बाद मांगे गए आर्थिक मुआवजे की तुलना में कहीं ज्यादा होता। रुकिए, ये तो वही बात हो गई कि एक कंपनी जो शुरू से ही पैसे बचाना चाहती थी वो कोर्ट में उस चीज के खिलाफ केस लड़ रही थी जो दरअसल उनके लिए कानूनी तौर पर सबसे सस्ता ऑप्शन था। एग्जैक्टली। यानी मुआवजा देना तो उनके फायदे की ही बात थी। फिर भी उन्होंने एक आम विधवा को ठकाए रखा और अपनी लीगल टीम पर सालों साल पैसा बर्बाद करते रहे। ये कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी का कैसा अंधापन है कि वो सस्ते मुआवजे को छोड़कर 20 साल तक ईगो और टेक्निकलिटीज की लड़ाई लड़ते रहे। बिल्कुल सही समझा आपने, और यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे अदालत ने पकड़ लिया। इसीलिए कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा जिसमें साफ कहा गया था कि मुआवजा विधवा को पति की मृत्यु के अगले दिन से ही पूरे बकाये के साथ दिया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, लेकिन कानूनी जगत में सिर्फ मॉरल ग्राउंड या आर्थिक आयरनी पर आदेश नहीं दिए जाते। हर नतीजे के पीछे ठोस कानूनी स्तंभ होने जरूरी हैं। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? मेरा मतलब है, एक कॉर्पोरेट जायंट के पास बड़े बड़े वकीलों की फौज होती है।
उनके पास हजारों पुराने कानूनी लूप होल होते हैं। आखिर अदालत उन तमाम ऑब्जेक्शंस को टेक्निकली कैसे डिफीट करती है ताकि फैसले को आगे किसी सुप्रीम कोर्ट की अपील में इजीली खारिज ना किया जा सके? यहाँ कानून की वो सबसे बड़ी ताकत सामने आती है जिसे जुडिशियल भाषा में प्रेसिडेंट यानी पुराने फैसलों की मिसाल कहते हैं। हमारी कानून व्यवस्था में अगर किसी उच्च अदालत ने पहले किसी समान मुद्दे पर लंबी चर्चा करके कोई फैसला दिया है तो आगे आने वाले सभी वैसे मामलों में उस पुराने फैसले को एक रास्ता दिखाने वाली गाइड के रूप में माना जाता है। अच्छा, प्रेसिडेंट का मतलब एक नजीर बन जाना? बिल्कुल। इस नए केस में अदालत ने अपने ही एक बहुत महत्वपूर्ण पुराने केस का हवाला दिया जिसका नाम था MS ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वर्सेस देवांती कुमारी। ओके, तो ये देवांती कुमारी वाला केस उस कंपनी के वकीलों के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गया। उस पुराने फैसले में आखिर ऐसा क्या ठोस नियम तय हुआ था? देवांती कुमारी केस में डिवीजन बेंच ने ये कानून साफ कर दिया था कि सेटलमेंट साइंड इन कॉन्सिलिएशन का क्या मोल है। जब किसी कानूनी अधिकारी के सामने एम्प्लॉयर और यूनियंस के बीच एक समझौता, एक सेटलमेंट पास हो जाता है, जैसे कि ये कोल वेज एग्रीमेंट, तो उसे किसी रैंडम इंटरनल गाइडलाइन या नई सती शर्त से आसानी से बदला नहीं जा सकता। यानी जो समझौता हो गया वो पत्थर की लकीर है। सही बात है। उस समझौते को अगर बदलना है तो उसके लिए दोबारा से कानूनी नया सेटलमेंट या अवार्ड ही सामने लाना होगा। और क्योंकि कंपनी अपनी पुरानी नियमावली का हवाला देकर मुआवजे से बचना चाह रही थी, अदालत ने कहा कि नहीं, देवांती कुमारी केस के तहत आप अपने ही पास किए गए समझौते को ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। उस कानूनी ऑर्डर में और इस दस्तावेज के आखिरी पन्नों में दो बेहद भारी भरकम कानूनी शब्द और थे जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा था, पर इंक्यूरियम और सब साइलेंसियो। हाँ, ये दोनों कानून की दुनिया में बहुत यूज होते हैं। रुकिए, इनको एक एक करके समझते हैं। ये भाषा सच में सुनने में थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगती है। अगर आम जिंदगी का हिसाब लगाएं तो इस पर इंक्यूरियम का आसान शब्दों में क्या मतलब निकल कर आता है? बिल्कुल, इस भाषा को थोड़ा आसान करके समझते हैं। एक क्रिकेट मैच की कल्पना कीजिए जहां एक अंपायर ने खिलाड़ी को आउट दे दिया, लेकिन उसने गेम का नया नियम पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। अगर आगे चलकर उस डिसीजन को गलत साबित किया जाए क्योंकि नियम की अनदेखी हुई थी, तो उसे पर इंक्यूरियम कहेंगे। कानून में जब कोई जज या बेंच देश की किसी मुख्य कानून या सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले को भूलकर उसकी अनदेखी करके अपना आदेश सुना देती है, तो उस फैसले को पर इंक्यूरियम घोषित कर दिया जाता है। यानी उस फैसले के आगे कोई वैल्यू नहीं रहती। एकदम सही। वाह, यानी बिना रूल बुक देखे दिया गया फैसला पर इंक्यूरियम है। और वो दूसरा शब्द सब साइलेंटियो, इसका क्या खेल है? सब साइलेंटियो का मतलब होता है बिना किसी खुली बहस के, चुपके से या इम्प्लिसिटली दिया गया फैसला। ऐसे समझिए जैसे संसद में कोई नियम बिना किसी चर्चा के दबी आवाज में पास हो गया हो, बिना किसी मुद्दे पर डिबेट किए। हाँ, जिस केस में किसी विशेष कानूनी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की डिटेल में कोई जिरा ही नहीं हुई, पर अदालत ने ऐसे ही आदेश दे दिया, उसे सब साइलेंटियो मानते हैं और उसे भी भविष्य के लिए एक मजबूत नज़ीर या प्रेसिडेंट नहीं माना जाता। तो यहाँ पर असली कानूनी दाव ये था कि अदालत ने ये साफ घोषित कर दिया कि जो पुराना देवंती कुमारी केस का फैसला था, जिसने विधवा के अधिकार को सुरक्षित किया था, वो फैसला न तो पर इंक्यूरियम था और न ही सब साइलेंटियो। सही पकड़ा आपने। यानी वो पुराना आदेश पूरी तरह से कानून की कसौटी पर खरा उतरा था, पूरी चर्चा के बाद दिया गया था, इसलिए अब उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। एकदम सटीक। अदालत ने इस इशू को किसी भी नए सिरे से खोलने या रिविजिट करने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, कानून में स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी और सर्टेनिटी कानून के राज को बनाए रखने के लिए एकदम जरूरी चीज है। अगर कानून बार बार बदलेगा तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? वही बात है। अगर अदालत हर दूसरे महीने बड़ी कंपनियों की कन्वीनियंस के हिसाब से एक ही मुद्दे पर अलग अलग फैसले देगी, तो आम जनता का सिस्टम पर से पूरा विश्वास ही उठ जाएगा। अंत में नतीजा यही निकला कि कंपनी द्वारा की गई वो सारी दलीलें खारिज कर दी गईं और विधवा की जीत हुई। हाँ, सिंगल जज का आदेश लोहे की लकीर बनकर सामने आया कि श्रीमती शफाली खान को पूरे अरियर्स और हिसाब के साथ पति की मृत्यु के अगले दिन से ही आर्थिक मुआवजा मिलेगा। ये सच में दस्तावेजों के पन्नों के बीच से निकला एक लंबा और भारी कानूनी सफर था। इस लंबी और गहरी चर्चा का सार निकाला जाए
तो ये मामला शुरू भले ही एक अटपटे से कानूनी अपील के रूप में हुआ हो, लेकिन अंत में ये एक मानवीय स्थिति और कानून की अटूट स्थिरता की जीत की कहानी बन गया है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बड़े से बड़ा प्रशासन भी नियम की रूह से बड़ा नहीं हो सकता। इस विश्लेषण से निकलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है कि देश की कानूनी व्यवस्था में आम इंसान के अधिकार और उसके साहस के आगे बड़ी संस्थाओं को झुकना ही पड़ता है। किसी भी संस्था में किसी भी स्तर पर काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत प्रासंगिक है कि अधिकारों की रक्षा के नियम बने हुए हैं। बिल्कुल। साथ ही किसी भी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि मॉडल एम्प्लॉयर होने का मतलब सिर्फ नियम किताबों में अच्छी बातें छापना नहीं है। मुसीबत की घड़ी में उन नियमों को सहानुभूति और इंसानियत के ढंग से जमीन पर उतारना असल जिम्मेदारी होती है, ना कि पेपर के चक्करों में लोगों को थकाना। एक बेहद ज्ञानवर्धक कानूनी और सामाजिक सफर। अधिकार तभी सच में काम आते हैं जब उनके बारे में ठीक से जानकारी हो और लंबी लड़ाई लड़ने का साहस हो। तो इस कानूनी दास्तान के अंत में आज की इस चर्चा को हम एक ऐसे मुद्दे और सवाल के साथ यहाँ रोकते हैं जो शायद यहाँ सबको कुछ देर तक सोचने पर मजबूर कर दे। वो सवाल क्या है? अगर एक कानूनी तौर पर मान्य और खुद को मॉडल एम्प्लॉयर कहलाने वाली बड़ी और ताकतवर संस्था को उनका सबसे बुनियादी फर्ज याद दिलाने के लिए एक विधवा और उसके पूरे परिवार को 20 साल तक अलग-अलग आवेदन करते हुए दफ्तरों और अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं, जो कि सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सोचिए, क्या कानून की सच्ची और आखिरी जीत तब होगी जब कोर्ट में सालों बाद आदेश सुनाया जाए, या फिर क्या असल जस्टिस उस दिन माना जाएगा जब क्लेम या कोर्ट केस की जरूरत ही ना पड़े और एक मॉडल एम्प्लॉयर अपने नियम के तहत खुद आगे आकर पहले दिन से उस परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें? ये सच में एक गहरा सवाल है। इस विचार पर थोड़ा वक्त बिताइए और खुद से सवाल कीजिए। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।